नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम भारत के साथ सीमा पर बाढ़ को लेकर बांग्लादेश की बेईमानी और अमेरिका में कैलिफोर्निया में अनियंत्रित जंगल की आग पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। गाजा में संघर्ष विराम की बढ़ी संभावना। इजराइल और हमास को सौंपा गया प्रस्ताव का फाइनल मसौदा। जो बाइडेन ने भी नेतन्याहू से की बात, तुरंत युद्ध विराम पर जोर। सीमा मसले पर भारत ने बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को किया तलब। कहा, बाड़ लगाने सहित सीमा सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी प्रोटोकॉल और समझौतों का किया है पालन। पहले की सभी सहमतियों का पालन करने की जताई उम्मीद। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग से अब तक 24 लोगों की मौत, 16 लोग लापता। 1 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तेज हवा की संभावना को देखते हुए इलाके में रेड अलर्ट। नाइजीरिया के उत्तरी पश्चिमी इलाके में सेना के हवाई हमले में गलती से मारे गए कई आम नागरिक। नाइजीरिया की वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और कहा कि भारत ने सीमा पर सुरक्षा और बाढ़ को लेकर दोनों देशों के बीच समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया है। साथ ही भारत ने आशा जताई कि सीमा पर अपराध रोकने में बांग्लादेश सहयोगी रवैया दिखाएगा। वहीं बांग्लादेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि एक विश्वविद्यालय कैंपस का निर्माण भी अब सेना करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। कट्टरपंथियों के कंधे पर सवार बांग्लादेश के यूनुस प्रशासन को आखिर एक सुरक्षित सीमा से दिक्कत क्या है? अब बांग्लादेश की भाषा में ही जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को तलब कर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के कदम पर एतराज जताया है। भारत ने बताया कि सीमा पर सुरक्षा उपायों, बाड़ लगाने की प्रक्रिया में दोनों देशों की सरकारों और सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच सभी प्रोटोकॉल और समझौते का पालन किया जा रहा है। भारत ने सीमा पर आपराधिक गतिविधियों, तस्करी, अपराधियों की आवाजाही की चुनौती से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए कंटीले तारों की बाड़, मवेशी बाड़, रोशनी की व्यवस्था और तकनीकी उपकरणों की स्थापना शामिल है। भारत ने बांग्लादेश से पहले के सभी समझौतों को लागू करने और सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए सहयोगात्मक रुख अपनाने की अपेक्षा की है। इससे पहले रविवार को बांग्लादेश के विदेश सचिव ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय कुमार को बुलाया। प्रणय कुमार ने कहा कि इस बैठक में तस्करी, अपराधियों की गतिविधियों और ट्रैफिकिंग से जुड़ी समस्या की वजह से अपराध मुक्त सीमा बनाने की भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी समझ है। इस बीच बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दी है। 24 से ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को वापस खदेड़ दिया है। उत्तर 24 परगना और नदिया जिले में बीएसएफ ने 3 किलो गांजा, अवैध दवाइयां भी जब्त की हैं। जानवर तस्करों के चंगुल से 8 मवेशी भी छुड़ाए गए हैं। उधर बांग्लादेश में एक बड़ा वर्ग सरकार के खिलाफ बार बार असंतोष व्यक्त कर रहा है। जगन्नाथ विश्वविद्यालय के छात्र भी अपनी 3 मांगों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि सरकार ने विश्वविद्यालय के परिसर के निर्माण को सेना को सौंपने की मांग को मान लिया है। यानी लाचार यूनुस प्रशासन के दौरान अब कैंपस की जिम्मेदारी सेना संभालेगी। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मामले से निपटने में सरकार की गैर जिम्मेदाराना नीति का मामला सामने आया है। पुलिसिया रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं के 98% मामले राजनीति से प्रेरित बताए गए हैं। सिर्फ 20 मामले ही सांप्रदायिक वारदात के खाते में डाले गए हैं।
संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं, जेएनयू से हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं वो यही है कि बांग्लादेश के साथ अगर अंतरिम सरकार के आने से पहले की हम बातचीत करें तो भारत के संबंध काफ़ी अच्छे थे, और भारत अगर अपनी सुरक्षा के लिए और जो घुसपैठिए वहाँ से आते हैं उनको रोकने के लिए या वहाँ पर जो अपराध होता है उसको रोकने के लिए अपनी सीमा में बाड़ लगाता है, तो इससे बांग्लादेश को क्या परेशानी होनी चाहिए? देखिए, इसके दो तीन पहलू है। साफ साफ है कि पहले जिस तरीके की जो हमारी सीमाएं रही हैं भारत और बांग्लादेश की, ये लगभग 4160 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है। ये पोरस बॉर्डर है, हिली है, टेरेन है, और लगभग 1000 किलोमीटर का बॉर्डर रिवरराइन बॉर्डर है। और इसका फायदा घुसपैठिए उठाते रहे हैं। वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, आर्म्स ट्रैफिकिंग में भी रहे हैं, कैटल ट्रैफिकिंग में रहे हैं, और जो ये इसको हम कहेंगे वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये इलीगल एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। भारत सरकार ने इसका अपना बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत संज्ञान लिया, और हमने अपने बॉर्डर को फेंस करने का एक हमने निर्णय किया। तो हमने एक हमारी प्रयास था कि जैसे कहें कि गुड फेंस मेक गुड फ्रेंड्स, तो या गुड फेंस मेक्स गुड नेबर्स। तो हमने इस विचार से अपने इस बॉर्डर को फेंस करने का कोशिश किया, ताकि जो गैर कानूनी आवाजाही है या ट्रैफिकिंग है उसको हम रोक पाए। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय भारत के सामने उभरा 2001 से 2006 के बीच में, कि वहाँ पे 3 तरीके के सीधे थ्रेट भारत को आ रहे थे। पहला टेररिज्म का, दूसरा फंडामेंटलिज्म जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था बांग्लादेश में, और तीसरा जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को जो सपोर्ट करने का था। इन तीनों से निपटने के लिए हमको अपने बॉर्डर को सर्विलेंस पे डालना था, हम अपने बॉर्डर को रेगुलेट करना था, और एक तरीके से बहुत ही आवाजाही को रेगुलेट करना था, ताकि हम टेररिज्म को काउंटर कर पाएँ, फंडामेंटलिज्म को डिफाई कर पाएँ, और इंसर्जेंट्स को कर्ब कर पाएँ। ये तीनों, क्योंकि उनका बहुत नेक्सेस स्ट्रांगली जो नॉर्थ ईस्ट हमारे जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो अनूप चेतिया और उल्फा के लोग थे उनसे बना हुआ था। तो इनको ध्यान में रखते हमने बॉर्डर किया। एक बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ कि हमने 2015 में इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को फाइनल किया, और इसमें 4 समझौते किए, जो कि एक तरीके से इलीगल एक्टिविटीज के कारण बने हुए थे, क्योंकि हमारा लगभग 6.5 किलोमीटर बॉर्डर अनडिमार्केटेड था, और एडवर्स पजेस्ट एनक्लेव थे, जिसमें 111 एनक्लेव बांग्लादेश के इंडियन साइड में थे, और इंडियंस के 151 एनक्लेव थे, और साथ ही साथ कुछ भूमि थी जो एक दूसरे की भूमि सोवरेनिटी में थी। तो हमने ये सब एक्सचेंज करते हुए, और 2015 में एक सक्सेसफुल एक हमने समझौता किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, और इसका बांग्लादेश में बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट मिला जब शेख हसीना की सरकार थी। क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, जो टेररिस्ट और फंडामेंटलिस्ट उसका फायदा उठा रहे थे, जो गलत गतिविधियों थे उनका फायदा उठा रहे थे, उन सब पे रोक लगी, और एक शांतिपूर्ण बॉर्डर हमने कायम किया। लेकिन चूंकि अभी चेंज ऑफ गार्ड हुआ है और मोहम्मद यूनुस बैठे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस के पीछे जो ताकतें हैं वो ताकतें जो कट्टरपंथ को पनपाती है, कट्टरपंथ को पनाह देती है, और उसमें पाकिस्तान और आईएसआई जैसे संगठनों का और देश का भी पूरा इसमें हाथ रहा है, क्योंकि वही आर्म्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। 2004 में एक बहुत बड़ा आर्म्स कंसाइनमेंट चित्तागोंज में पकड़ा गया, और उसमें आईएसआई और वहाँ की जो गवर्नमेंट उल्फा के साथ में मिली हुई थी। तो इसको एक्सपोज हुआ तब से, तो इनकी जब से शेख हसीना सत्ता में आई थी 2008 से इस पे रोक लगा दी गई थी। अब ये दोबारा से उन एक्टिविटीज को रिवाइव करना चाहते हैं। तो ये संजय जी, यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर हम जो अंतरिम सरकार वहाँ पर है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उसके काम को देखें तो एक तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, जिनमें से बहुत सारे हिंदू हैं, उनके खिलाफ वहाँ पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने की वहाँ पर कोशिश की जाती है, और अब ये तीसरा जो बाढ़ को लेकर के जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं ये जो कट्टरपंथी ताकतें इनके पीछे बैठी हुई हैं या पाकिस्तान से ये दोस्ती करना चाहते हैं, ये भारत को कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई है। देखिए, साफ साफ जुड़ी हुई है। पहली बात की जो
ट्रैफिकिंग होता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इससे इन कट्टरपंथी ताकतों को पैसा मिलता है, इनका बिजनेस चलता है। तो ये चाहते हैं कि अगर बॉर्डर मजबूत होगा, रेगुलेटेड होगा और इसमें फेंसिंग होगा तो ये इनकी इनकी जो आमदनी है वो बंद हो जाएगी। वो आमदनी कहाँ से होगी? तो ये चाहते हैं कि बॉर्डर को एक तरीके से डिस्टर्ब बॉर्डर रहे और किसी तरीके का फेंसिंग रहे, रख। दूसरी बात ये भी जानते हैं कि क्योंकि कट्टरपंथी हैं, इनकी दुकान और इनका जो धर्म के आधार पे जो ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं बांग्लादेश में, ये अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक हमेशा भारत के साथ उनका एक अच्छा जुड़ाव रहा है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात बांग्लादेश में या भाषाई राष्ट्रवाद की बात को समर्थन रहा है, तो वो भी इनके रास्ते में एक रोड़ा है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो उनको भी ये दबाने का प्रयास करते हैं। और तीसरा कि जो पाकिस्तान के मंसूबे 1971 में इन्होंने सबने देखे, वो पाकिस्तान के मंसूबों को भी ये प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर फोर्सेस बांग्लादेश में जो रही हैं, जो हिंदू भी हैं, वो कभी पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होना देते। तो इन सबको दबा के और ये कट्टरपंथी जो जमात के लोग हैं, ये अपना दबदबा कायम करने के लिए एंटी इंडिया पॉलिटिक्स करते हैं, एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं। इस सबके बीच एक सवाल और आता है संजय जी, यहाँ पर अब जिस तरह का माहौल है, वैश्विक जो परिदृश्य है वो बहुत जल्दी बदलने वाला है। जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा उसका असर कई जगहों पे पड़ेगा, और बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ था वो तो सबको मालूम है। और अब उनको ये भी डर सता रहा है कि जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा तो लगातार उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि भाई आप अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कीजिए, उनके ऊपर अत्याचार मत कीजिए। और साथ ही साथ हालात ये बने हुए हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी के कैंपस के निर्माण के लिए सेना को आगे लाना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस तरह की जो हरकतें हैं ये कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए और जो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है उससे दूर जाने के लिए ये कर रहे हैं क्या मोहम्मद यूनुस? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इनको ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। अभी अपनी लेजिटिमेसी और अपने मैंडेट को बनाने के लिए इन कट्टरपंथी ताकतों का सहारा ले रहे हैं, पहली बात। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अभी तक तो ये बाइडेन के समर्थन से मोहम्मद यूनुस और डेमोक्रेट्स के समर्थन से मोहम्मद यूनुस वहां सत्ता में काबिज है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने साफ साफ कहा कि हम किसी भी तरीके के अल्पसंख्यक या हिंदुओं पे अत्याचार जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उसको नहीं होने देंगे, और तो ये बौखलाए हुए हैं। और इस बौखलाहट में वो कट्टरपंथी ताकतें और मुझे लगता है कि एंटी इंडिया और एंटी अमेरिकन जो एंटी ट्रंप फोर्सेज है उनको मोबिलाइज करने का पूरा। ऐसे में क्या जल्द वहां पर चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा कंटेंशियस इश्यू बना हुआ है। ये इनको पता है कि अगर चुनाव हो गए तो कम से कम जमात और मोहम्मद यूनुस कभी जीत के नहीं आने वाले। तो इनको साफ साफ पता है कि रिजल्ट्स क्या होंगे, तो ये कभी भी जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक रूप से चुनाव होते हैं तो वहां पे दो ही राजनीतिक दल मजबूत है, या तो बीएनपी है या अवामी लीग है। अवामी लीग को ये बाहर रखना चाहते हैं बीएनपी के माध्यम से, बीएनपी भी को भी ये रास्ता नहीं देना चाहते, और एक डिले टेंडेंसी की हुई कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ये कोई रिफॉर्म्स यानी कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को ये सत्ता में लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। ये जमात और आर्मी के साथ नेक्सस बना के पाकिस्तान की ताकतों को मजबूत करके अपने पैर जमाए रखना चाहते हैं। इनका कोई डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और बंगाली समाज ऐसे में ये भी देखना होगा कि बांग्लादेश की सेना कब तक इनका साथ देती है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया संजय जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे
तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी जंगल की आग अनियंत्रित हो गई है। कुल 3 जगहों पर लगी इस आग के कारण अब तक 24 लोगों की जान चली गई है। हजारों घर तबाह हो गए हैं, जिसमें से कई घर हॉलीवुड के सितारों के हैं। 16 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। आग के कारण हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई शहरों में लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धधकते आग के शोले आसमान को छूती लपटें, फिजा पर छाया काले धुएं का गोला। हर तरफ मचा है त्राहिमाम। महाआग की तबाही से निपटने की नाकाम कोशिश करता दुनिया की महाशक्ति अमेरिका। पिछले 7 दिनों से सपनों के शहर लॉस एंजलिस के हजारों घरों को निगलती बेलगाम आग। आग के तांडव ने अब तक 25 लोगों को ली लिया है, जबकि 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रविवार को हवा की रफ्तार जरा कम हुई तो इस पर काबू पाने में थोड़ी मदद जरूर मिली, लेकिन तभी तेज हवाओं की लौटने की चेतावनी जारी कर दी गई। ये रेड अलर्ट बुधवार तक जारी रहेगा। लॉस एंजलिस में 3 जगहों पर अभी भी आग जल रही है। इसमें सबसे बड़ी पैलिसेड्स में सिर्फ 13% ही आग पर काबू पाया जा सका है। सोमवार को आग पर काबू पाने के लिए 1000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है। वहीं 2500 सेना के जवान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आग को बुझाने में कैदियों की भी मदद ली जा रही है। 939 कैदी इस अभियान में शामिल किए गए हैं। लगभग 250 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हवाई जहाज से आग पर गुलाबी यानी पिंक रंग का लिक्विड गिराया जा रहा है। ये गुलाबी पदार्थ पानी, साल्ट और उर्वरकों का मिश्रण है। 9 बड़े जहाजों और पानी छिड़कने वाले 20 हेलीकॉप्टर्स आग पर काबू पाने के लिए अभियान में शामिल हैं। अब तक हजारों घर और लाखों गाड़ियां आग की भेंट चढ़ चुकी हैं। इनमें कई बड़े सेलिब्रिटीज के घर भी शामिल हैं। हॉलीवुड हिल्स इलाके भी आग की भयावहता से अछूते नहीं हैं। प्रतिष्ठित सनसेट बॉलीवुड पर स्थित व्यावसायिक इमारतें भी आग के काल में समा गई हैं। आग बुझाने में जल के अधिक इस्तेमाल के कारण पानी की भारी किल्लत हो गई है। लाखों घरों की बिजली पहले ही गुल हो चुकी है। कई शहरों में लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई हैं। वैसे तो तेज हवाओं और सूखे मौसम को इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन भी एक अहम कारण है। बारिश न होने की वजह से पेड़ पौधे सूख गए हैं और अमेरिका में चलने वाली सेंटा एना हवाओं ने इसे विकराल रूप दे दिया। इस हवा की वजह से जमीन शुष्क हो चुकी है। अंदरूनी इलाकों से तटों की ओर बहने वाली इस हवा की गति 60 से 70 मील प्रति घंटा होती है, जिसके कारण इसका दायरा लगातार बढ़ता गया। पहले आग का मामला पहाड़ी इलाकों में ही देखने को मिलता था, लेकिन इस बार आग तेजी से नीचे घाटी की ओर और रिहायशी इलाकों में तेजी से फैलती रही। सुरुचि भदवाल हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं क्लाइमेट चेंज टेरी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में सुरुचि जी। सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि अमेरिका में पिछले करीब 1 हफ्ते से ये आग लगी हुई है। काफ़ी भीषण आग है, 24 लोगों की मौत हो गई है, हज़ारों वहाँ पर घर जल चुके हैं, लाखों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हालात काफ़ी ख़राब हैं, यहाँ तक कि जो हॉलीवुड के सितारे जहाँ रहते हैं वहाँ तक आग पहुँच गई है, उनके घर ख़त्म हो गए हैं। तो आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि इस आग के कारण क्या हैं सबसे पहले। जी, माना जा रहा है कि कंडीशंस बहुत ड्राई हो गई थी वहाँ पे। करीब 7-8 महीने से बारिश नहीं हुई थी उस जगह पे। तो जो आपके वेजिटेशन है वहाँ पे, कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपके माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, दूसरी तरफ आपका समुद्र है, जिसको ये माउंटेन्स ओपन करते हैं, जहाँ पे ये घर बसे हुए थे। तो वेजिटेशन इतना ड्राई हो गया था
जो ग्रास जो कहते हैं, घास जो थी माउंटेन्स के ऊपर जो है वो इतनी ड्राई हो गई थी कि बेसिकली कोई भी कोई एक ट्रिगर उसको मिल जाए अगर, तो वो आग का रूप ले सकती है, जैसे हम फॉरेस्ट, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स हम देखते भी हैं। और इस केस में हम मानते हैं कि वेजिटेशन इतना ड्राई था, और अगर टेम्परेचर्स एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर चले जाते हैं, वो भी एक कारण बन जाती है आग पकड़ने के लिए। और यहाँ पे तो स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि हवाएं भी साथ में काफी तेज चल रही थी। कोस्टल एरिया है, आपके पास विंड जो है काफी गति से जो है फ्लो कर रहा है, जिसने उस आग में घी का काम करके उसको और फैलाव दे दिया जगह जगह पे, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। टेरेन बहुत मुश्किल है कंट्रोल करने के लिए। आप खुद ही देख रहे हैं, अगर आप पिक्चर्स जो आप दिखा रहे हैं, आपके जो शॉट्स दिखा रहे हैं, उसमें टेरेन पहाड़ी है, समुद्री है, और उसमें कंट्रोल करना आग इस तरह का जो फैल गया है, वो काफ़ी आई थिंक जितने भी लोग हैं जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही है, और मुश्किलें बेसिकली फेस करनी पड़ रही हैं। तो एज अ रिजल्ट ये एक बहुत मैसिव फायर के रूप में जो है तब्दील हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स डैमेज और लॉसेस की कोई कमी नहीं है। चाहे हम लोगों की जान की बात करें तो 24 से 26 लोग जो बात कर रहे हैं, कई लोग गुमशुदा हैं जिनका काउंट नहीं है। तो टैली एक्यूरेट हमारे पास अभी है नहीं लगभग, क्योंकि अभी तक तो वो स्थिति से जूझ रहे हैं। आई थिंक एग्जैक्ट नंबर्स हमें कुछ दिन बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए। अगर सुरुचि जी, यहाँ पर सवाल ये आता है कि अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, काफ़ी बड़ा देश है दुनिया का, उसके पास काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद भी क्यों अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया पिछले करीब एक हफ्ते से इस आग को बुझाने में? जी, जैसा कि मैं कह रही थी, एक्चुअली जिस जगह पे आग लगी है और कई जगह जो उसने घेरी है, कई अमीर लोगों के घर उन लोकेशंस में थे। इसके अलावा में भी उनका सपोर्ट स्टाफ वगैरह उनके घर भी थे जो जले हैं साथ में कुछ लोकेशंस में। बट जो है इसकी वजह नहीं कंट्रोल कर पाने की है, क्योंकि वेजिटेशन इतना ड्राई है, और जिस रेट और पेस से आग फैल रही है और पकड़ रही है हवा के कारण जो हम देख रहे हैं, और ड्राइनेस के कारण जो है वेजिटेशन के, वो ह्यूमन मतलब पेस से जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, इसीलिए वो नहीं कर पा रही है। हालांकि कोशिशें काफ़ी हो रही हैं। अगर आप देखें तो चाहे आप देखें कि वो हवा के रूट से कि एयरक्राफ्ट के रूट से जो फायर रिटार्डेंट थ्रो किया जा रहा है, चाहे वो ग्राउंड सर्विस से जो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को देख रहे हैं जिससे कि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सुरुचि जी, इस सब के बीच जो वहाँ पर आग लगी हुई है उसको लेकर के जो अमेरिका की अंदर की राजनीति है वो भी काफ़ी वहाँ पर हो रही है। खुद जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है। फायर डिपार्टमेंट की अलग कहानी है, उनका कहना है कि हमको बजट नहीं मिला। ये सब अमेरिका के अंदर के जो कारण हैं उस पर अभी हम बातचीत नहीं करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से अभी ये साफ हो गया है कि 2024 की हम बात करें तो दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, इस सब को देखते हुए इस तरह की घटनाएं ये क्या इंगित कर रही हैं? कितना बड़ा खतरे का संकेत है आगे? जी, जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करीब 2 डिकेड्स पहले बात करते थे तो लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और किस तरह से ये एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। और हम देख रहे हैं कि अंदाज़ा है कि आपके चाहे वो हीट वेव कंडीशंस हैं, चाहे फ्लड्स हैं, चाहे फॉरेस्ट फायर्स हैं, चाहे साइक्लोन्स हैं, डीप डिप्रेशंस हैं, वो आए साल में और आए नेक्स्ट मेनी डिकेड्स में हम देख रहे हैं कि जो साइंस हमें दिखाता है, डेटा जो थ्रो करता है और एनालाइज करते हैं कि काफ़ी हद तक ये बढ़ जाएंगी। और ये किसी एक देश को सीमित नहीं है, तो दुनिया भर में चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज होंगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, हर देश में एक्सट्रीम्स जो है महसूस किए जाएंगे डिफरेंट फॉर्म्स में। एंड वो कैलामिटीज जो हैं वो डिफरेंट शेप लेंगी। चाहे हर कंट्री की कैपेसिटी रिस्पॉन्ड करने की डिफरेंट रहेगी। तो अमेरिका के रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर्स को कैसा रहा है, ऐसा ही
किसी और देश में अगर कोई कैलामिटी बेसिकली स्ट्राइक करती है, उनकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी रिस्पॉन्ड करने की। ये माना जाता है जो पिछड़े देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनकी कैपेसिटीज कंपेयर्ड टू डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश हैं, उनसे काफी कम है। और इसीलिए जब हम नेगोशिएशंस की बात करते हैं और जब विकसित देशों से टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की बात करते हैं, सपोर्ट की डेवलपिंग कंट्रीज को जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए, यही सब रीजंस हैं कि बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, पिछड़े देश हैं, वो सपोर्ट मांगते हैं डेवलप कंट्रीज से। बट अब हम देख रहे हैं कि इवन जो विकसित देश हैं वो इससे अनछूते नहीं हैं इस तरह की घटनाओं से। और आइडली अगर आप लॉसेस देख रहे हैं, जो आप इकोनॉमिक लॉसेस प्ले कर रहे हैं और न्यूज में आप पढ़ रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, 3 डिजिट बिलियन ऑफ डॉलर्स, $350 बिलियन बिल्कुल बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी लॉसेस हुए होंगे। ठीक है सुरुचि जी, आपकी जो आपने बात रखी है और जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंज की जो हालात बने हुए हैं, अभी 2024 के बारे में कहा गया कि दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल था, इसको देखते हुए ये साफ है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी और ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज दुनिया भर में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लोहड़ी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये आप दृश्य देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लोहड़ी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।